गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। और सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय का हमने अध्ययन कर लिया था और आज हम बात करते हैं मंगोल आक्रमण की। देखिए, मंगोल आक्रमण हम गुलाम वंश के समय से ही देख रहे हैं। मंगोलों का निरंतर आक्रमण हुआ। बलबन जैसे योग्य सुल्तान और कुशल सेना नायक को भी निरंतर मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और उसने अपनी कूटनीति से और सूझबूझ से, दूरदर्शिता से ऐसी व्यवस्था की थी जिससे मंगोल आक्रमणों को रोका जा सके और मंगोलों के आक्रमण का अच्छा जवाब दिया जा सके। उसी प्रकार से आप देखिएगा, खिलजी वंश में भी अलाउद्दीन खिलजी जो था उसे अपने सिंहासनारोहण के प्रथम 10 वर्ष में निरंतर मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। जिस प्रकार से बलबन ने मंगोलों के प्रति एक सटीक नीति का पालन किया था, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध करने के उद्देश्य से एक कुशल नीति का संचालन किया गया। उसमें जिस तरह से बलबन द्वारा सीमांत क्षेत्रों जो पंजाब, मुल्तान और सिंध का क्षेत्र है, ये सदैव से बाह्य आक्रमणों के लिए एक उचित मार्ग जाना जाता रहा है और अधिकांश आक्रमण इसी दिशा से हुए, चाहे वो बलबन के शासनकाल में हो या अलाउद्दीन के शासनकाल में। तो जिस प्रकार से बलबन द्वारा इन सीमांत क्षेत्रों पर दुर्गीकरण का कार्य किया गया था, नए दुर्ग बनाए गए थे, पुराने दुर्गों की मरम्मत की गई थी, ठीक इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी इन सीमांत राज्यों पर दुर्गों का निर्माण करके वहां योग्य सेनाओं के गठन की व्यवस्था की गई थी। अब आप देखिएगा, जो प्रमुख आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, उसमें सबसे पहला आक्रमण हुआ था 1296 ईस्वी में मंगोल नेता कादर के नेतृत्व में। लिख लीजिएगा, 1296 मंगोल नेता कादर के आक्रमण में। अब इस समय आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जफर खां के नेतृत्व में तुर्क सेना भेजी गई थी और कादर के आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था और मंगोल जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए थे। दूसरे आक्रमण की यदि हम बात करें, 1297 ईस्वी में देवा और साल्दी के नेतृत्व में ये दूसरा आक्रमण किया गया था और इस समय आप देखिए, जो सीरी का दुर्ग था, सीरी के दुर्ग पर मंगोलों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस आक्रमण के प्रत्याक्रमण के लिए जफर खां को पुनः तुर्क सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया था और इस बार भी जफर खां के द्वारा मंगोलों को मुंहतोड़ जवाब देकर के उन्हें वापस लौटने के लिए विवश कर दिया था। अब हम बात करते हैं तीसरे मंगोल आक्रमण की। कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में लगभग 2 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा आक्रमण कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में लगभग 2 लाख मंगोलों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था और इस बार आप देखिएगा, मंगोल अधिकांश लूट के इरादे से आते थे, लेकिन इस बार मंगोल लूट के इरादे से न आकर के मंगोलों ने दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई थी और इसी उद्देश्य से वो अपने आक्रमण को अंजाम दे रहे थे। उन्हें आप देखिएगा, जफर खां को तुर्क सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया था और उसने अपने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन उन्हें एक बार किया था और हजारों की संख्या में उसने मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह से आप देखिएगा, जो निरंतर मंगोलों का आक्रमण था उसको एक के बाद एक शिकस्त दी जा रही थी और तुर्क सेना के सेना नायक जो थे जफर खां, जिसको ये नेतृत्व प्रदान किया गया था, वो निश्चित रूप से एक योग्य सेना नायक की भूमिका
भूमिका यहाँ पर निभा रहा था। और आप देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर के.एस. लाल, उन्होंने लिखा है अलाउद्दीन के लिए, क्योंकि जब ये आक्रमण किया था तो इसमें आप देखिएगा जफर खान ने मंगोलों को परास्त करके हजारों की संख्या में मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था और उन्हें वापस लौटने के लिए विवश भी कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि जब निरंतर जफर खान को विजय प्राप्त हो रही थी तो उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही थी और उसके अंदर विभिन्न महत्वाकांक्षाएं भी जन्म ले रही थी। तो अलाउद्दीन उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को भी खत्म करना चाहता था। सौभाग्य से आप देखिएगा इस मुठभेड़ में या इस आक्रमण के दौरान जफर खान मारा गया था। और इसी संबंध में जो इतिहासकार के.एस. लाल है उन्होंने लिखा है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए दोहरी खुशी का समय था, जबकि न केवल मंगोल परास्त हुए थे बल्कि जफर खान की भी मृत्यु हो गई थी और इससे उसे भविष्य में जो चुनौती मिलने का एक आशंका थी वो भी समाप्त हो गई थी जफर खान की तरफ से। तो इस तरह से आप देखिए ये आक्रमण जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए दोहरी खुशी का था। अगला आक्रमण, चौथा आक्रमण जो हुआ था, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का घेरा डाले हुआ था उसी समय में चौथा मंगोल आक्रमण हुआ था और इस समय मंगोलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था तागी, और तागी खान के नेतृत्व में दिल्ली जो राजधानी थी खिलजी साम्राज्य की, दिल्ली के निकट तक मंगोल सेनाएं पहुंच गई थी। मंगोलों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में खूब लूट खसोट की, काफी लोगों की हत्याएं की, लेकिन बाद में आप देखिएगा उनको दिल्ली पर धावे मारने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि पुनः एक बार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तुर्क सेना को भेज करके तागी के नेतृत्व को आक्रमण को विफल कर दिया गया था। अगला आक्रमण, यदि हम अगले आक्रमण की बात करें तो अली बेग के नेतृत्व में मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया था और 1305 ईस्वी में मलिक को पंजाब का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों द्वारा अंतिम आक्रमण किया गया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कभी भी भारत पर पुनः आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ बात होती है कि जो मंगोल आक्रमण थे वो निरंतर हुए अलाउद्दीन के शासनकाल में, लेकिन अपने योग्य सेना नायकों जैसे जफर खान, मलिक काफूर आदि के सहयोग से उसने इन मंगोल आक्रमणों को विफल बना करके अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान कर दी थी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जहां एक योग्य सेना नायक था वहां वे एक कुशल प्रशासक भी था, और कुशल प्रशासक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने राज्य को अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान करना, अपने अधिकारियों आदि को प्रसन्न रखना, अपने प्रजा के हितों का सदैव ध्यान रखना। ये एक कुशल प्रशासक और एक अच्छे शासक की पहचान होती है। निसंदेह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध के मैदान में जिस तरह से सफलता प्राप्त उसके द्वारा की गई थी, ठीक इसी प्रकार से प्रशासन के क्षेत्र में भी उसके द्वारा सफलताएं प्राप्त की गई थी। अब इसमें हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति और शासन व्यवस्था। तो आप देखिएगा पहले सर्वप्रथम आता है राजत्व सिद्धांत। हम लोगों ने बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ा था और जिस प्रकार से बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत को मजबूती प्रदान करते हुए इस बात को स्वीकार किया था, घोषणा भी की थी कि सुल्तान जो है इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसकी प्रतिछाया होती है। जिस प्रकार से ईश्वर के हर एक आदेश का पालन किया जाता है, उसकी हर एक आज्ञा का पालन किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्रजा का ये उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वह अपने सुल्तान को सहयोग भी करे और उसके आदेशों और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करे। कहीं कहीं हम ये मानते कि इस तरह का जो राजत्व सिद्धांत है वो सुल्तानों की निरंकुशता में वृद्धि करता है, क्योंकि
इस तरह के जब सिद्धांत बनते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान या बलबन जैसे सुल्तान एक निरंकुश शासन और सुल्तान की भांति शासन कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रजा पर निरर्थक अन्याय और अत्याचार करते हैं, बल्कि यहाँ निरंकुशता से अभिप्राय ये है कि शासन में जो कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जो सदैव प्रशासनिक कार्यों में बाधाएं उपस्थित करते हैं, उन बाधाओं से अपने आप को मुक्त करना होता है। तो यहाँ आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो था, हम सभी जानते हैं कि इस समय में दो महत्वपूर्ण वर्ग हुआ करते थे प्रशासन के क्षेत्र में, जो प्रशासनिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और वो दो प्रमुख वर्ग थे, अमीर वर्ग और दूसरा था उलेमा वर्ग। इस समय अमीरों की शक्ति जो थी, अमीर वर्ग की शक्ति जो थी, उसमें काफी वृद्धि हो रही थी। अलाउद्दीन अमीर वर्ग की इस बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था और इसलिए सर्वप्रथम उसने अमीरों की इस शक्ति को नियंत्रित किया। अब हम बात करते हैं उलेमा वर्ग की। आप भली भांति परिचित हैं कि उलेमा वर्ग शरीयत के नियमों के हिसाब से या उनके अनुसार प्रशासनिक कार्यों के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक इस्लाम को मानने वाला सुल्तान था। लेकिन आप देखिए अभी तक इस बात पर जोर दिया जाता था कि जो शासन कार्य है वो शरीयत के नियमों के अनुसार हो। और इसमें आप देखिएगा यहाँ पर काजी मुगीसुद्दीन द्वारा जब शरीयत के नियमों के हिसाब से शासन संचालन की बात हो रही थी, तो काजी मुगीसुद्दीन जो थे उनको अलाउद्दीन खिलजी ने ये जवाब दिया था कि मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। अर्थात कि यदि मैं शरीयत के नियमों को प्रशासन से नहीं जोड़ता हूँ तो ये मेरे लिए सही है या गलत है, लेकिन वह इतना अवश्य करना चाहता है कि जो वो व्यवस्थाएं थे, जो आदेश और आज्ञाएं वो जारी करे, उसकी पालना होनी चाहिए। और उसने ये भी कहा है वह नहीं जानता कि कयामत के दिन उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा राजनीति को धर्म से अलग रखने का सबसे पहला उदाहरण मुस्लिम सुल्तानों में या शासकों में हमें प्राप्त होता है अलाउद्दीन खिलजी से, जिसने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा। अब पुनः एक बार हम अमीर वर्ग की बात करते हैं, जिनकी शक्ति में वृद्धि दिन पर दिन होती जा रही थी और उसको नियंत्रित करने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यहाँ आप देखिएगा कोई भी अधिकांश अधिकारी जो थे वो सब अमीर वर्ग से संबंधित थे, धन संपन्न वर्ग था ये। तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अलाउद्दीन को किसी प्रकार से सलाह मशवरा देने का साहस नहीं कर पाता था। सिर्फ दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क, जो यदा कदा सुल्तान को अपनी सलाह देने का साहस करता था। अन्यथा अलाउद्दीन द्वारा इनकी शक्ति को इतना नियंत्रित कर दिया गया था कि वो कभी सुल्तान के समक्ष सर उठा नहीं पाते थे। तो इस तरह से आप देखिएगा एक पूर्णतः निरंकुश शासक का जो राजत्व सिद्धांत था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अब यहाँ पर आप देखिए स्वाभाविक है कि अपनी गृह नीति को संचालित करने के लिए, जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि अमीर और उलेमा वर्ग जो है उसने सर्वप्रथम उनको नियंत्रित करने का काम किया या उनकी शक्तियों को कंट्रोल किया। और इसके लिए अपनी गृह नीति में उसने जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु चुना सर्वप्रथम वो था इन अमीरों की शक्ति का दमन। बहुत सी भूमि पर जागीरों के रूप में उन्हें प्राप्त करके अमीर वर्ग धन संपन्न बन चुका था। और आप देखिए लगान और कर जो है वो भी अपनी भूमि पर अदा नहीं किया करते थे। अलाउद्दीन इस बात को मानता था कि राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य की आय अच्छी होना आवश्यक है और एक अच्छे शासक की पहचान भी है। यदि आज भी हम देखें हमारी अर्थव्यवस्था
व्यवस्था यदि बिगड़ती है तो निश्चित रूप से हमारे आय के साधनों में कमी हो रही है, आय की तुलना में व्यय अधिक हो रहा है और इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। तो जो कर व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने का प्रयास अलाउद्दीन के द्वारा किया गया और उसके लिए ऐसे अमीरों को जो अपनी भूमि पर लगान नहीं दिया करते थे उन्हें लगान देने के लिए विवश किया गया। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और अपने राज्यों और अन्य राज्यों से संबंधित सूचना को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक होता है कि हर राज्य जो है वो अपनी गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करे। अपनी गृह नीति के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास किए गए और इसके लिए उसने योग्य गुप्तचरों को नियुक्त किया ताकि अपने राज्य में हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार को वो रोक सके। क्योंकि आप देखिएगा कई बार के अधिकांश हमें देखते हैं कि आय राज्य की बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन जो उस राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं वो रिश्वत लेते हैं, पूरे राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार फैला होता है, राज्य की कुल आय जितनी उसको प्राप्त होनी चाहिए उसका काफी भाग ये अधिकारी और कर्मचारी हड़प कर जाते हैं, जिसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए उसने योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करना, पदोन्नत करना और पदच्युत करना, किसी प्रकार का आरोप या भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को पदच्युत करने का अधिकार भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अपने हाथों में केंद्रित करके रखा, ताकि हर एक बात पर, हर एक गतिविधि पर उसके द्वारा निगाह रखी जा सके और लोगों में ये भय उत्पन्न हो जाए कि यदि उन्होंने किसी तरह से कुछ गलत कार्य किया, यदि उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह का टेरर क्रिएट अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया और लोगों को ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए उसने विवश किया। वहीं इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर निगाह रखने के उद्देश्य से उसने मजबूत गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की ताकि हर एक विभाग और उससे जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारियों की पल पल की सूचना उसे प्राप्त हो सके और गलत पाए जाने पर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। तो इस तरह से अपनी गृह नीति को उसने मजबूत बनाया। इसके लिए उसने विभिन्न अध्यादेश जारी किए, जैसे जो पहला अध्यादेश उसने जो जारी किया, जो भूमि अनुदान में दी गई थी जिस पर अभी तक कभी राजस्व प्राप्त नहीं हुआ था, उस सारी भूमि का उसने ऐसी अनुदानित भूमि का सर्वेक्षण करा करके और इन लोगों को लगान देने या राजस्व देने के लिए विवश किया। अपने दूसरे अध्यादेश में उसने गुप्तचर व्यवस्था को संगठित करा। इसी प्रकार जो तीसरा अध्यादेश था उसमें आप देखिएगा उसने मादक पदार्थों को निषिद्ध कर दिया था। उसका ये मानना था कि ये मादक पदार्थों का सेवन जो है, मतलब जैसे खास तौर पे आप देखिएगा जो अमीर वर्ग था वो आए दिन दावतें करता रहता था और इसी वजह से काम के प्रति उनकी जो कर्तव्य होने चाहिए उन कर्तव्यों का वो ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाते थे। तो उसने अपने इस तीसरे अध्यादेश में विशेषकर अपने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मादक पदार्थों का सेवन करना पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया था, उसे गैर कानूनी कर दिया था, इन पर उसने रोक लगा दी थी। और चौथे अध्यादेश में उसने परस्पर विवाह संबंधों तथा समारोह का जो आयोजन किया जाता था उस पर भी उसके द्वारा रोक लगा दी गई थी। बिना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की अनुमति के इस तरह के किसी भी समारोह का आयोजन करना सुल्तान की अवज्ञा मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह से आप देखिएगा उसने अब अमीरों की इस बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने के प्रयास किए थे और अपने इन प्रयासों में उसको काफी सफलता भी प्राप्त हुई थी। अब इसके बाद आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के इन प्रशासनिक सुधारों में उसकी इस गृह नीति के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, उसके सैनिक सुधार और राजस्व व्यवस्था, जो उसने अपने राज्य की को मजबूत बनाने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई थी। अब इन टॉपिक्स को उन्हें आपके सामने लेकर के मैं अगली क्लास में आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप लोग घर में रह करके पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।